देश की पहली थिएटर कमान अगले साल के शुरू में अस्तित्व में आ सकती है। पहली थिएटर कमान मैरीटाइम कमान होगी, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा होगी। इस कमान को बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। सेनाओं में हो रहे सुधारों के तहत देश में कुल 7 थिएटर कमान बनाई जानी है। इनमें चीन सीमा के लिए उत्तरी थिएटर कमान, पाकिस्तान सीमा के लिए पश्चिमी थिएटर कमान तथा दक्षिण भारत के लिए पेनिनसुला थिएटर कमान शामिल है। समुद्र और द्वीपों की सुरक्षा के लिए मैरीटाइम थिएटर कमान तथा हवाई सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस थिएटर कमान बनेगी। सूत्र के अनुसार इन 5 कमानों को बनाने का कार्य पूरा होने के बाद एक स्पेस थिएटर कमान एवं एक लॉजिस्टिक थिएटर कमान भी बनाई जाएगी। सूत्र के अनुसार मैरीटाइम थिएटर कमान बनाने का कार्य प्रगति पर है तथा इसमें तीनों सेनाओं को एकीकृत किया जा रहा है। कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए महीनों से जारी कवायद अब रंग लाती दिख रही है। फाइजर के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी कोरोना वैक्सीन, अपने कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। सीरम भारत में ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके कोविशील्ड के आपातकालीन उपयोग की औपचारिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक के समक्ष आवेदन करने वाली पहली स्वदेशी कंपनी बन गई। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने महामारी के दौरान चिकित्सा आवश्यकताओं और व्यापक स्तर पर जनता के हित का हवाला देते हुए यह मंजूरी के लिए अनुरोध किया है। इससे पहले शनिवार को अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी फाइजर की भारतीय इकाई ने उसके द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी के लिए भारतीय दवा नियामक के समक्ष आवेदन किया था। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों द्वारा दिल्ली के अधिकांश बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी रहने के साथ व्यापारियों और कृषि उपज मंडियों ने रविवार को कहा कि इस सप्ताह राजधानी शहर में फलों और सब्जियों की कीमतों में तेज बढ़त की संभावना है। जब तक किसानों और सरकार का मसला हल नहीं हो जाता, ये बरकरार रहेगा। फिलहाल 3 महीने पहले संसद द्वारा पारित 3 विवादास्पद कानूनों के खिलाफ बीते 12 दिनों से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आजादपुर कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष आदिल खान ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में आपूर्ति किए जाने वाले फलों और सब्जियों के 80% से अधिक दिल्ली के आजादपुर कृषि बाजार से आता है। यहां औसतन एक दिन में फल और सब्जी का आगमन लगभग 5,500 मीट्रिक टन तक गिर गया है, जबकि पिछले साल इसी समय के दौरान लगभग 11,500 मीट्रिक टन की आपूर्ति हुई थी। साल 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नुकसान पहुंचा है या नहीं, इसका पता कल यानी मंगलवार को लग जाएगा। दरअसल नेपाल कल दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई की घोषणा करेगा। बताया जा रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई का सही माप लेने के लिए करीब 1 साल तक डेटा कलेक्ट करने पर काम किया गया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक नेपाल के सर्वेक्षण विभाग ने सभी मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को एक निमंत्रण भेजा है, जिसमें एवरेस्ट की नई ऊंचाई की घोषणा के लिए कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। सर्वेक्षण विभाग के उप महानिदेशक सुशील नरसिंह राजभंडारी ने सूचना दी है कि कल इस कार्यक्रम में उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा जो इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल थे। किसानों का कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है और ये लगातार व्यापक होता जा रहा है। किसानों ने अब तीनों कानून की वापसी की मांग कर दी है, जिसके लिए 8 नवंबर को भारत बंद बुलाया गया है। भारत बंद से पहले आज भी किसानों का हल्ला बोल जारी है। दूसरी ओर सरकार लगातार बंधन में जुटी हुई है। किसानों को अब राजनीतिक दलों, फिल्मी हस्तियों समेत अन्य समाज के तबकों का समर्थन मिल रहा है। आज दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि नेशनल हाईवे 24 पर गाजियाबाद से दिल्ली का ट्रैफिक आंदोलन के चलते बंद रहेगा। दिल्ली आने के लिए लोगों को अप्सरा या भोपुरा या DND से सफर करने की सलाह दी गई है। किसानों और सरकार के बीच अब तक 5 दौर की चर्चा हो चुकी है, जो विफल रही है। अब 9 दिसंबर को फिर बातचीत होगी। उससे पहले रविवार को केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के बीच चर्चा हुई और भविष्य की रणनीति पर मंथन किया गया। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।